हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर न्यूज़ के अंदर आए वो सब यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे। नाबार्ड की परीक्षा शायद सितंबर में है, ओके, शुरू में ही है, लगभग 7 सितंबर की शायद मैंने डेट सुनी थी, ओके। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि कोई करंट अफेयर मिस हो गया या कोई रह गया, सब इसके अंदर कवर कर दिया गया। स्टैंडर्ड करंट अफेयर होते हैं, छोटे मोटे जो करंट अफेयर इधर उधर के नन्हे एमओयूज होते हैं ना, वो भी मैंने लास्ट में डाल दिए, ठीक है, कभी निकल ही आवे क्वेश्चन, ओके। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर जो है इग्नोर नहीं किया गया है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लीन पीडीएफ भी है और एनोटेड पीपीटी पीडीएफ भी है, ओके। दोनों तरीके की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। दूसरी बात, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर एग्री स्टार्टअप आ जाते हैं, एग्री टेक आ जाता है, एग्री इकोनॉमी आ जाती है, वो सब भी कवर किए जाते हैं, ओके। तो वो भी मिस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये एक होलिस्टिक वीडियो है जुलाई 2022 की, पिछले 1-1.5 साल की वीडियोस भी आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी यूट्यूब पर, वहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हो। स्पेशली यूपीएससी के नाम से चलाई जाती है, बट बाकी के जो एग्जाम जिनमें एग्रीकल्चर के बारे में पूछते हैं उनके लिए भी ये करंट अफेयर सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलो चलते हैं बिना टाइम बर्बाद करें और देखते हैं आखिर कौन कौन से स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स हमें सबसे पहले न्यूज़ के अंदर निकालने हैं। ये सब काम आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, और प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज दैट को PMFME स्कीम न्यूज़ के अंदर आ गई, क्योंकि इसको लागू हुए वे 2 साल यहाँ पर हो गए। अगले साल 3 साल हो जाएंगे, अगले साल 4 साल हो जाएंगे, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो तो सेम ही रहने वाला है। एक बार पढ़ करके रखने की चीज़ यहाँ पर थी, और फिर चाहे 2 साल हो, 1.5 साल हो, 10 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसके अंदर के फीचर्स दिमाग में होने चाहिए। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा 2020 में अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान टू एम्पावर अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो माइक्रो एंटरप्राइजेज वर्क कर रही हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ऐसी सभी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, फूड प्रोसेसिंग मतलब बेसिकली पैकेजिंग वाला जो एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है फूड की, उनको जो माइक्रो लेवल पर वर्क कर रही हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से हैं, ठीक है, सपोर्ट तो उनको ही करेंगे ना जो छोटे हैं या अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ओके। तो उनके लिए फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट उसका अपग्रेडेशन करेंगे, नहीं है तो अवेलेबल कराएंगे। 5 साल के लिए स्कीम जो है वो शुरू की गई 2020-21 से 2024-25 तक, लगभग 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए। अप्रोच किया है इसके अंदर, हम जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए यहाँ पर प्रोत्साहित बेसिकली करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विद स्टेट्स टू आइडेंटिफाई फूड प्रोडक्ट, स्टेट का उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, एक स्टेट में कई सारी डिस्ट्रिक्ट होंगी, तो उस डिस्ट्रिक्ट का अपना एक यूनिक फूड प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। वो कोई पेरिसेबल कमोडिटी हो सकती है, कोई एग्री प्रोड्यूस हो सकता है, सीरियल बेस्ड प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर कोई अदर वाइडली प्रोड्यूस्ड फूड प्रोडक्ट हो सकता है। उसको उठाएंगे, उसका प्रचार करेंगे पूरे इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ताकि वहाँ से उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से उस प्रोडक्ट की पहचान यहाँ पर बन सके। ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आगरा है, आगरा का पेठा बहुत फेमस है, फूड प्रोडक्ट है, पेठा फेमस है, इंटरनेशनल बाजार में भी बिकता है, आगरा के पेठे के नाम से फेमस। ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक फूड प्रोडक्ट उठाना है, कुछ ना कुछ तो जरूर से मिलेगा वहाँ का फेमस, ओके, तो उसको उठाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ में भी मिलकर के वर्क करती है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा इसका स्टेट की स्कीम्स के साथ में कन्वर्जेंस भी देखने के लिए मिलता है, और स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशंस के अंदर में भी कन्वर्स करता है, ओके। तो ये भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसकी अचीवमेंट के बारे में अगर रिटन ऐसे है में पूछा जाए तो आपको ये मिल जाएगा कि लगभग इस समय 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू किया गया है। ओवर 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ने आइडेंटिफाई किया, उनको सीड कैपिटल अमाउंट भी उपलब्ध कराया गया है। कितने रुपए का? लगभग 203 करोड़ रुपए का। सीड कैपिटल होता है जब आप अपनी जो इंडस्ट्री है, बेसिकली स्टार्टअप है या फिर एंटरप्राइज है, उसको सेटअप कर रहे होते हो, तो शुरू में आपको भारी मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वही अमाउंट जो है वो सीड कैपिटल कहलाता है, क्योंकि आपने जो सीड रखा है बेसिकली एंटरप्राइज का या स्टार्टअप का, उसको भरपूर पेड़ बनाने के लिए बेसिकली आपको कैपिटल चाहिए। दिस इज कॉल्ड सीड कैपिटल, ओके। तो ये यहाँ पर जो है वो रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए डिजिटल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मैप भी डेवलप किया गया। ये क्या मैप है? ये कुछ नहीं है, इंडिया का मैप लेंगे और उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिजिटल GISODOP मैप। ओके, इसके अलावा 75 इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए गए हैं जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनकी मदद करेंगे कि कैसे आप जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ और फीचर्स भी यहाँ पर हैं। सीड कैपिटल एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 40,000 रुपये तक की यहाँ पर दी जाएगी। ओके, ये मिलेगा। इसके अलावा क्रेडिट लिंक ग्रांट भी दी जाएगी और लाइक इन्वेस्टमेंट जितना है उसका 35% तक क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। FPO हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हो। ओके, तो ऐसा सब जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर है। ट्रेनिंग तो दी जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ग्रांट्स भी देंगे, सब्सिडी भी देंगे, यानी कि पूरे तरीके से मदद यहाँ पर करेंगे। आपको जस्ट पॉइंट ये याद रखना है कि इसके अंदर हम फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, बिजनेस हर एक तरीके की सहायता जो है वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और अगली न्यूज़ में ICAR के अंदर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर न्यूज़ के अंदर आ गया। क्योंकि इसको बने हुए 100 साल यहाँ पर हो गए, तो क्वेश्चन क्यों नहीं निकलेगा, आप मुझे एक रीज़न जो है वो यहाँ पर दे दीजिए। 100 ईयर्स हो गए, इसकी सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा और सेलिब्रेशन हुए ICAR के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा के अंदर में यहाँ पर है। एस्टेब्लिश हुआ था 1923 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। और लीड इंस्टीट्यूशंस है, बेसिकली टीचिंग करता है, रिसर्च करता है और एक्सटेंशन एजुकेशन प्रदान करता है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर में। तो डेयरी में बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, नाम से स्पष्ट है ये तो, नेशनल डेयरी रिसर्च। ओके, कैसे हम दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कौन सी ब्रीडिंग अच्छी होती है, कैसे हम जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये सब काम जो है वो करने का काम इनका ही यहाँ पर है। तो सीधी सीधी सी बात है, ये देखेंगे कि कैसे जो डेयरी एनिमल्स हैं उनका प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, बेटर प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल की जाए। इसके अलावा इनोवेटिव सुटेबल मिल्क प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज या नए इक्विपमेंट्स जो डेवलप किए जा रहे हैं डेयरी इंडस्ट्री के लिए वो कैसे होने चाहिए, वो सब भी लोग ही डेवलप करते हैं। इसके अलावा मेकिंग डेयरी या सेल्फ सस्टेनिंग एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस, कैसे डेयरी को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाए। साथ ही ये भी देखते हैं कि कैसे पर कैपिटा मिल्क कैपेबिलिटी को सस्टेन रखा जा सकता है, उसके लिए मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना कैसे है, ये सब चीज़ें मतलब जो आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें ये करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन इसकी तुलना में अभी है नहीं। इसके बाद टेमरिंड यानी कि इमली न्यूज़ के अंदर आई। आपने इमली की ये वाली फॉर्म देखी होगी या हमने जो दूसरी वाली देखी है कट्टे वाली, ओके, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो टैमरिंड यहाँ पर है इमली, और इमली न्यूज़ के अंदर यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि भारी मात्रा में अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण के कारण इमली के बहुत सारे पेड़ यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए। कहाँ? आंध्र प्रदेश के अंदर। टैमरिंड ट्री इन आंध्र प्रदेश हैव फॉलन प्रे टू द रैम्पार्ट अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से इमली की कमी यहाँ पर हो गई। और इमली की कमी का मतलब ये है कि जब किसी कमोडिटी की कमी हो जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इमली की पत्तियों के प्राइस बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ गए। अगर इमली की क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, टैमरिंड की क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, तो ये एक सेमी एवरग्रीन ट्री है जो कि अफ्रीका को नेटिव है। ओके, अफ्रीका से बेसिकली ये निकल करके आया है, बट इंडिया में भी जो है वो ये ग्रो किया जाता है, पाकिस्तान में भी, और कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ये ग्रो किया जाता है। अच्छी रेनफॉल की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, लगभग 500 से 1500 mm की जो है वो बारिश चाहिए ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट पीरियड के लिए। ओके, इसके अलावा सोइल जो है वो एलुवियल, लूमी और डीप सोइल की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। इट हैज़ एडेबल फ्रूट है, और विच इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन फूड, स्पेशली फूड है, बेवरेजेस है या ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप देखो कि आप सांभर बनाओ, कुछ बनाओ, तो उन सब के अंदर भी इमली जो है वो यहाँ पर डलती है। ओके, तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर है। कर्नाटक जो है वो टैमरिंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो टैमरिंड विद सीड इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में डिक्लेयर किया है, यानी कि फॉरेस्ट राइट्स को इसके ऊपर जो है वो लागू किया गया है। मतलब जितनी भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटी हैं वो FRA एक्ट 2006 के अंदर में इस
को जो है वो निकाल सकती हैं, इसको जो है वो फॉरेस्ट से निकालती हैं और बाज़ार में सेल करती हैं। यानी टैमरिन पर राइट किसके होंगे? फॉरेस्ट ड्वेलर्स के। ओके, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स बहुत कम लोगों को पता होते हैं, तो ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे आप नाबार्ड का पेपर ले लो या कोई भी ले लो, ये पूछे जाएंगे क्योंकि और कुछ चीज़ें नहीं है जो न्यूज़ के अंदर आ रही हैं। ओके, तो इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर किया गया है। कर्नाटक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट हमारा यहाँ पर है 2013 का, उसके अंदर पहली बार स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जो है वो रिलीज़ की गई है। हम आपको पता है कि हम जो है वो 1 रुपये 2 रुपये और में चावल और गेहूं जो हैं वो गरीब लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में। तो किस स्टेट में कैसे कराते हैं भाई? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। ओके, राशन की दुकानों के जरिए। तो राशन की दुकानों को कहते हैं टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किस स्टेट में ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर है, उसको नापने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार स्टेट की रैंकिंग जो है वो यहाँ पर रिलीज़ की है। और ये सब देखेंगे कि किस तरीके से उस स्टेट के अंदर काम यहाँ पर बेहतर हो रहा है। 34 स्टेट और यूटीज का डाटा कलेक्ट किया गया और उसमें टॉप पर कौन रहा? तो डायरेक्ट पॉइंट है, उड़ीसा यहाँ पर टॉप पर रहा। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। और लद्दाख जो है वो सबसे लास्ट में रहा। अगर हम स्टेट को लगा दें टॉप से लेकर के बॉटम तक, तो लद्दाख सबसे लास्ट में था। क्वेश्चन पूछेगा कि अभी अभी स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जारी की गई, निम्नलिखित में से कौन सा इसका पिलर नहीं है? याद रखना है कि ये रैंकिंग जो है वो 3 पैरामीटर के बेस पर जो है वो लागू की गई है। सबसे पहला, एनएफएसए का कवरेज कितना है, कितने लोगों को उसके बेनिफिट यहाँ पर मिल रहे हैं, क्या वो टारगेट तरीके से हो रहा है, मतलब उसमें लीचिंग तो नहीं हो रही है, उसमें किसी तरीके की कह सकते हैं कि करप्शन तो नहीं हो रहा है, क्या अमीर लोगों को भी राशन जा रहा है। ओके, वो सब प्रोविज़न जो हैं और एक्ट के प्रोविज़न कितने सही तरीके से लागू हो रहे हैं उनको भी देखेंगे। इसके अलावा उस पर्टिकुलर स्टेट का डिलीवरी प्लेटफॉर्म कैसा है। ओके, और फूड ग्रेन के एलोकेशन में कैसी चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही हैं, और जो आपकी बेसिकली फेयर प्राइस शॉप हैं जिनको आप राशन की शॉप भी कहते हो, उससे कितनी दूर तक जो है वो सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं, या फिर अनाज की मूवमेंट वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है स्टेट का, उसके न्यूट्रिशन इनिशिएटिव कैसे हैं उसके ऊपर भी इसको रैंक यहाँ पर किया गया, तो उड़ीसा टॉप पर आया है। ओवरऑल टॉप पर उड़ीसा था, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो है वो आए। और अगर हम देखें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर, तो त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो है वो टॉप पोजीशन पर आए स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर। और गवर्नमेंट ने ये इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च की है ताकि उड़ीसा को देख करके बाकी स्टेट भी जो हैं वो ऊपर आने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि हेल्दी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने की कोशिश की गई है, हेल्दी कॉम्पिटिशन के एनवायरनमेंट को बढ़ाने की कोशिश की गई है। कोऑपरेशन बढ़ेगा एमंग द स्टेट, एक दूसरे से सीखेंगे, फूड सिक्योरिटी को एड्रेस कर पाएंगे, हंगर को ख़त्म करने की कोशिश कर पाएंगे। इसके अलावा आगे बात करते हैं, पंजाब पिछले कुछ सालों से एक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को इस्तेमाल करने की सोच रहा है, लेकिन बार बार जो है वो मात खा जाता है। हर साल न्यूज़ में आता है कि पंजाब की सरकार ने डायरेक्ट सीडेड राइस सिस्टम जो है उसको यहाँ पर लागू किया और उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर पंजाब जो है वो इस साल 77,000 हेक्टेयर की ज़मीन अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर लेकर के आया है, जबकि टारगेट किया था कि 1.2 मिलियन हेक्टेयर के अंदर की ज़मीन जो है वो डायरेक्ट सीडेड राइस सिस्टम में जो है वो उगाई जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधी ज़मीन ही जो है वो इसके अंदर में यहाँ पर आ पाई। ये सब कैसे हुआ? तो इसके पीछे के कुछ रीजंस जो हैं वो रिलीज़ किए गए पंजाब सरकार के द्वारा और कुछ फार्मर्स के द्वारा। उन्होंने कहा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, इन 4 महीनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थे, हीट वेव्स भी ज़्यादा थी, रेनफॉल भी कम हुई, जिसकी वजह से जो है वो डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर में चीज़ें अच्छे से वर्क यहाँ पर नहीं कर पाई। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि कनाल्स जो हैं वो बहुत सारी क्लोज कर दी गई थी सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उसकी मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पर नहीं थी, इरेटिक पैटर्न्स देखने के लिए मिल रहे थे। मतलब बिना टाइम के लाइट आ रही है, बिना टाइम के लाइट जा रही है। ओके, तो ट्यूबवेल ऑपरेटिंग वगैरह में भी काफ़ी दिक्कत थी, और उसके अलावा वीड और रेट्स की भी प्रॉब्लम जो है वो निकल करके आई। चूहे वगैरह बहुत परेशान कर रहे थे डायरेक्ट सीडेड राइस सिस्टम में, ओके, जब आप यूज़ कर रहे थे उसको।
तो डायरेक्ट सीडेड राइस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्ट सीडेड राइस के बारे में सही है। सबसे पहली बात तो ये पैडी की टेक्निक है, राइस को उगाने की टेक्निक है, तो आपका इस टर्म के अंदर में भी दिया गया है। ऊपर से ये वाटर को सेव करती है, ये भी इसके अंदर में यहाँ पर दिया गया है। आखिर ये है क्या, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि आखिर वर्क किस तरीके से करती है। तो डायरेक्ट सीडेड राइस, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी कहते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाटर सेविंग मेथड है। सिंपल सी बात है कि हम कोई नया टेक्निक यूज़ करेंगे तो वो वाटर सेविंग मेथड ही यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे पैडी को बोने का। सीड्स को डायरेक्टली ड्रिल किया जाता है इन टू द फील्ड इन दिस मेथड। पहले क्या होता था, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल राइस सीडिंग के अंदर आप देखोगे हम पहले नर्सरी में जो है वो राइस को उगाते थे, और उस राइस की जब पौधे उग जाते थे तो उनको वहाँ से उठा करके हम जो है वो ओरिजिनल फील्ड में लगाते थे। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा एक तो टाइम लगता था, ऊपर से आपने दो फील्ड घेर लिए, एक नर्सरी और एक आपका ओरिजिनल फील्ड, और उसके अलावा वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खपत होती थी। तो अब क्या है कि हम नर्सरी में ना उगा करके डायरेक्टली जो है वो अपने फील्ड में उगाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट सीडेड राइस। ओके, तो देखो दिस सेव ग्राउंड वाटर एज अपोज्ड टू द ट्रेडिशनल वाटर इंटेंसिव मेथड। जो पहले ट्रेडिशनल मेथड था वो बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव मेथड था, और उसमें हम जो है पहले राइस की सीडलिंग्स को एक नर्सरी में ट्रांसप्लांट करते थे और फिर उनको वाटर लॉक्ड फील्ड में डालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम डायरेक्टली जो है वो अपने ओरिजिनल फील्ड के अंदर उसको उगाएंगे। कुछ फार्मर्स से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम डीएसआर को चूज़ नहीं कर पाए इस बार, मतलब अपने एरिया में डीएसआर टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी जो पहली फसल थी, स्पेशली व्हीट की जो क्रॉप थी, वो पहले ही हीट वेव से सफ़र कर, आपको पता है ना कि व्हीट का प्रोडक्शन कम हो गया था। मार्च अप्रैल मई जून के करंट अफेयर पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वहाँ पर मैंने बताया है कि व्हीट की क्रॉप का प्रोडक्शन यहाँ पर गिर गया था। तो व्हीट का प्रोडक्शन अगर यहाँ पर गिरा है, इसका मतलब यह है कि फार्मर को नुकसान हुआ होगा, और जब नुकसान हुआ है तो वो कोई नई टेक्नोलॉजी उगा करके या फिर यूज़ करके और ज़्यादा नुकसान सहने की हालत में नहीं है। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम जो है डीएसआर सिस्टम के अंदर में ये है कि वीड मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वीड मैनेजमेंट? तो वीड मैनेजमेंट आप देखो कि अगर आपको सक्सेसफुल क्रॉप हासिल करनी है डीएसआर सिस्टम के ज़रिए, तो वीड मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आप देखो कि जैसे ही आपने वहाँ पर ट्रेडिशनल सिस्टम में आपको वाटर देते रहना पड़ता था तो वीड वहाँ पर नहीं उगती थी, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर आपको वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है, तो आपको ज़्यादा पानी नहीं देना। जब आप ज़्यादा पानी नहीं दोगे तो वहाँ पर वीड उग जाएगी, और जब वीड उग जाएगी तो आपको उसको हार्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ कॉल्ड वीड मैनेजमेंट, जो कि कन्वेंशनल मेथड की तुलना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो दिस इज बिकॉज द टेक्निक डजेंट रिक्वायर फिल्ड इरीगेशन फॉर 3 वीक्स आफ्टर सोइंग एंड वीड्स टेंड टू ग्रो ईजिली। वीड जो है वो बहुत ज़्यादा उग जाते हैं, जिसको कम करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं एग्रीटेक की, और एग्रीटेक के अंदर में न्यूज़ आई दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोबियल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड MET। इंडिया और रशिया जैसे दो कंट्री सामने आए और इन दोनों ने मिलकर के एक MOU साइन किया, और MOU इसलिए साइन किया कि जो बायो कैप्सूल हैं उनका कमर्शलाइजेशन करेंगे, उनको मार्केट बेस्ड बेसिकली बनाएंगे। तो ये जो हैं वो बायो कैप्सूल क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी में एक एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी होती है। ये कुछ नहीं है, अगर आप बायो फर्टिलाइजर का कंसेप्ट जानते हैं तो ये एनकैप्सुलेशन जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें बेसिकली हम जो है वो एक कैप्सूल लाइक संरचना जो है वो लेते हैं, जैसा कैप्सूल आप बीमारी के दौरान खाते हो ना, है ना, इस टाइप का ही कैप्सूल आप समझ लो। कैप्सूल किसी भी शेप में हो सकता है, वो जस्ट एक कैप्सूल यहाँ पर है। ओके, तो इसमें एक बेसिकली ये झिल्ली यहाँ पर होगी, और इसके अंदर में हम जो हैं वो माइक्रोब्स को यहाँ पर डाल देंगे। अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होते हैं। माइक्रोब्स का रोल तो पड़ा होगा एग्रीकल्चर के अंदर। ओके, मिट्टी की उर्वरता को अच्छा करते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट को यहाँ पर बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है उसको बढ़ाते हैं, वाटर यूज़ एफिशिएंसी है उसको यहाँ पर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब काम जो है वो माइक्रोब्स यहाँ पर करते हैं, उनको हम इस झिल्ली के अंदर में बंद करते हैं। और जिस भी इलाके में आपके फील्ड के, मान लो पूरा फील्ड है और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अच्छी फसल नहीं उगती, क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट वगैरह की इन सब की कमी नज़र आ रही है, तो हम वहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉल या सेल या एनकैप्सुलेट या फिर कैप्सूल को यहाँ पर डाल देते हैं। धीरे
धीरे धीरे जो है वो माइक्रोब्स इसमें से बाहर आते हैं, आपकी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, काम बढ़िया हो जाता है। तो यही तो बायो फर्टिलाइज़र का कंसेप्ट है। बायो फर्टिलाइज़र में भी हम इसी काम को करते हैं, इस तरीके का कैप्सूल लेते हैं, उसके अंतर्गत हम जो है वो इसी तरीके के माइक्रोब्स के साथ कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को रखते हैं और वो धीरे धीरे जो है वो आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो MET, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबियल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, इज यूज्ड टू एनकैप्सुलेट ऑल एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको हम एनकैप्सुलेट करते हैं ताकि स्मार्ट और टारगेटेड डिलीवरी करी जाए, बायो फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स को मिल सके। ये मेजर इन्वेंशन है और इसको पेटेंट किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ने, ठीक है, इसको याद रखना। और ये जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर में वर्क करता है। तो पेटेंट किसके द्वारा किया गया है वो भी आप यहाँ पर याद रखना। बायो फर्टिलाइजर इज अ बेसिक कंसेप्ट फॉर नाउ। बायो फर्टिलाइजर आर द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैक्टीरिया और फंजाई, जो कि आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट को यहाँ पर बढ़ाते हैं, प्लांट के न्यूट्रिशन को एनरिच करने का काम यहाँ पर करते हैं। तो ये सब पॉइंट जो हैं वो आपको इस MET टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन छोटा निकला तो सीधे पूछ लेगा किस कंट्री के साथ किया है, वरना तो क्वेश्चन ऐसा निकलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट माइक्रोबियल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सही है, और हो सकता है चारों पॉइंट दे दे तगड़ा क्वेश्चन बना करके। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चलनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पैडी की। पैडी की फसल जो है वो इस साल कम हुई। यहाँ पर अभी अभी बताया कि वीट की फसल कम हुई। अब जो है पिछले 10 सालों में पैडी की इतनी कम हार्वेस्टिंग हमें कभी देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिली। इस बार सिर्फ और सिर्फ 7.22 मिलियन हेक्टेयर के करीब ही फसल जो है वो चावल यहाँ पर उग पाया। इससे पहले 2012 में अगर आप देखें 13 जुलाई 2012 में लगभग हमने 9.67 मिलियन हेक्टेयर उगाया था, और उसके बाद लगातार हम जो है वो 9 से लेकर के 13 तक उगाते रहे, लेकिन इससे कभी नीचे नहीं आए। ठीक है, मतलब 8 मिलियन हेक्टेयर से तो हम कभी नीचे आए ही नहीं पिछले 10 सालों में, लेकिन इस साल जो है वो हम 8 मिलियन हेक्टेयर से नीचे का प्रोडक्शन करे हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 मिलियन हेक्टेयर का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है। ये सब डाटा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा रिलीज़ किया गया। इससे कम एरिया पिछले 10 सालों में यहाँ पर नहीं मिला है। इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है मॉनसून फेल हुआ। कई राज्यों में मॉनसून जो है उसका असर नहीं दिखा, जिसकी वजह से ये चीज़ें निकल करके आई, स्पेशली जून मंथ में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब दिक्कत ये आ गई कि व्हीट का जो है वो पहले से ही प्रोडक्शन कम हुआ था, और अब राइस का भी हो गया, तो हम NFSA के अंदर में बांटेंगे क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में बांटेंगे क्या? व्हीट पहले ही कम है, राइस अब कम हो गया, तो हम बांटेंगे क्या? तो ये दिक्कत यहाँ पर आ गई बेसिकली। तो लिखा हुआ है कि इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी ट्रबल में आ जाएगा इफ़ सोइंग डज नॉट पिकअप। अगर ये सोइंग जो है वो नहीं बढ़ी तो ये काफ़ी दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि राइस जो है वो मेन फूड आइटम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में। सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि व्हीट की क्रॉप पहले से ही खतरे में यहाँ पर है मार्च की हीट वेव्स के कारण में। तो ये काफ़ी दिक्कत यहाँ पर है। सभी स्टेट जितने भी मेजर पैडी ग्रोइंग स्टेट है लाइक पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब में भी काफ़ी कमी देखने के लिए मिली है। पल्स के अलावा जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं सबका एरिया नीचे की तरफ गया है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपकी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 की रिलीज़ की गई, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट सोफी रिपोर्ट। ओके, तो ये रिपोर्ट किन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा पब्लिश की जाती है? एक है आपका FAO, दूसरा है आपका IFAD, तीसरा है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, चौथा है आपका यूनिसेफ, और पांचवा है आपका WHO। ये 5 के 5 ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी करती हैं। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को जारी करने वाली है ही नहीं। ओके, तो ये रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पर जारी की 2022 की। इसकी कुछ फाइंडिंग्स निकल करके आई, आप जस्ट इसको पढ़ो, ठीक है, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ तो लो। इन्होंने कहा है कि हम जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक हासिल करने हैं। इन्होंने कहा भुखमरी ख़त्म करनी थी, फूड इनसिक्योरिटी ख़त्म करनी थी, माल न्यूट्रिशन ख़त्म करना था, लेकिन हम तो कुछ नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, हम इससे और ज़्यादा दूर चलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने कहा कि 2021 में जो हंगर से अफेक्टेड लोग हैं उनकी संख्या 828 मिलियन के करीब पहुंच गई। 2020 की तुलना में ये संख्या 46 मिलियन ज़्यादा है। इन्होंने बताया कि फूड इनसिक्योरिटी में जेंडर गैप भी नज़र आया है।
जितनी भी वुमेन हैं उनमें से 31.9% वुमेन फूड इनसिक्योर हैं कंपेयर टू द 27.6% ऑफ द मैन। मतलब टोटल मैन में सिर्फ 27% आदमी हैं जो कि फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, लेकिन वुमेन में 31.9% है, यानी कि जेंडर गैप भी नज़र यहाँ पर आते हैं। रिपोर्ट ने कहा कि फूड इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट इज कोविड-19 पेंडेमिक इंड्यूस्ड डिसरप्शन और सेकंड वन इज़ द रशिया यूक्रेन वॉर। इसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, वरना एक उम्मीद थी कि हम चीज़ों को हासिल कर लेते। इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि गवर्नमेंट को जो है वो और ट्रेड बैरियर्स उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। हमने ग्लोबलाइजेशन मार्केट को अपनाया है, लेकिन हाल फिलहाल में हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो डी ग्लोबलाइज्ड की तरफ यहाँ पर जा रही हैं, अपने बॉर्डर्स को बंद कर रही हैं। इंडिया ने क्या किया, अपना व्हीट का जो एक्सपोर्ट था उसको रोक दिया क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ। यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने अपनी बाउंड्रीज बंद कर ली, हम सनफ्लावर ऑयल को बाहर नहीं जाने देंगे। आपका इंडोनेशिया ने क्या किया, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल को बंद कर दिया कि पाम ऑयल बाहर नहीं जाएगा। ये क्या है, ये आप ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फूड, वेजिटेबल पल्सेज, न्यूट्रिशियस फूड के लिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ताकि भुखमरी से लड़ा जा सके। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैंने एक पॉइंट फालतू नहीं उठाया जो आपके काम का ना हो, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही इंट्रोड्यूस की हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों ड्रैगन फ्रूट जो है वो न्यूज़ के अंदर आ गया। ड्रैगन फ्रूट के बारे में सरकार ने कहा है कि हम इसके जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ाएंगे, उसके अंदर जो एरिया है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अभी 3000 हेक्टेयर का एरिया है, इसको बढ़ा करके 50,000 हेक्टेयर का एरिया अगले 5 साल में करने का टारगेट सरकार ने यहाँ पर रखा है, क्योंकि इसकी ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है और इंडिया इसको सप्लाई कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। ओके, तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में भी यहाँ पर उगेगा। वैसे नेटिव है सेंट्रल अमेरिका में, और इंडिया में इसको कमलम नाम से जाना जाता है, और साइंटिफिक नाम भी मैंने आपको इसका यहाँ पर दिया है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बेनिफिट ये है कि डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलोरी में लो होता है, डजंट नीड मच वाटर एंड कैन बी कल्टिवेटेड ऑन ड्राई लैंड। तो वाटर इंटेंसिव भी नहीं है, ड्राई लैंड पर भी कल्टिवेट किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश कुछ स्टेट हैं जो कि इसको यहाँ पर ग्रो करते हैं। ये रहा इसका इमेज, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, और यहाँ पर जो आपकी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है बेसिकली एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ओके, तो खास एपी मार्क फेड इसको कह सकते हो। ओके, तो आंध्र प्रदेश की एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है, उसने जो टोबैको है उसके 120 टन टोबैको यूएसए को एक्सपोर्ट करने के लिए पहला कंसाइनमेंट जो है वो रिलीज़ किया, या फिर आप कह सकते हो कि एमओयू यहाँ पर साइन किया। तो आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, उसने जो है फार्मर्स को बेल आउट कराने के लिए, बेसिकली फार्मर्स की इनकम बहुत कम हो गई थी। ओके, तो जितने भी तंबाकू के कल्टीवेशन के फार्मर्स थे उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए या उनका जो बेसिकली सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए 120 टन तंबाकू यूएस को भेजी जाएगी। अब इंडिया में टोबैको कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, पहले भी पढ़ाया है वैसे तो, बट फिर भी आप यहाँ पर जो है वो एक बार ही देख लो। अगर हम बात करें कंट्री के अंदर 0.45 मिलियन हेक्टेयर एरिया टोबैको कल्टीवेशन के अंदर आता है। पूरी दुनिया का 9% एरिया इंडिया के पास यहाँ पर है। इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा तंबाकू प्रोड्यूसर है, और ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यहाँ पर है। तंबाकू जो है बेसिकली सेमी ट्रॉपिकल क्रॉप है और ट्रॉपिकल रीजन में सक्सेसफुली ग्रो की जा सकती है। 100 से 120 दिन लगते हैं, फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट लगता है, साथ ही साथ टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का होना चाहिए। रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, लगभग 88 से 125 mm पर मंथ के हिसाब से। साथ ही साथ हाई स्पीड विंड को टॉलरेट नहीं कर सकती, विंड इतनी हाई स्पीड तरीके से नहीं चलनी चाहिए, या स्टॉर्म्स वगैरह उस पीरियड में नहीं आने चाहिए। लाइट टू मीडियम लोम सोइल चाहिए, इज पुअर इन ह्यूमस कंटेंट बट बेटर इन पोटाश, फॉस्फोरिक एंड आयरन। तो पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और आयरन में अच्छी सॉइल जो है वो यहाँ पर चाहिएगी। कुछ स्टेट हैं जो टोबैको कल्टीवेशन में सबसे आगे हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ओके, सब फैक्ट हैं, ठीक है, इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगाना, रटना है, सीधे रटना है, ठीक है, तो उसको रटो बैठ करके।
इसके अलावा टोबैको बोर्ड इंडिया में एग्जिस्ट करता है एज अ गवर्निंग बॉडी, जिसका हेडक्वार्टर भी आंध्र प्रदेश में है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टोबैको बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में वर्क करता है। काम यही है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, ट्रेडर्स को सपोर्ट करना है और टोबैको जो ग्रोअर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना है। टोबैको हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा भी यहाँ पर है। ओके, टोबैको खतरा इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है डेवलपिंग नेशंस के अंदर। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हंग्री क्रॉप है, इसमें आपका जो सॉइल है उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डालने पड़ेंगे और सॉइल के न्यूट्रिएंट को मोर रैपिडली कंज्यूम यहाँ पर करती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड, बहुत सारा फर्टिलाइज़र लार्ज अमाउंट में लगता है और जिससे कि सॉइल की जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा यहाँ से ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर भी आपका यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। ओके, अराउंड 22 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स एवरी ईयर। सिगरेट्स के प्रोडक्शन में आप देखो लगभग 22 बिलियन लीटर के करीब वाटर कंज्यूम होता है। टोबैको फार्मर्स जो हैं उनको एक बेसिकली डिजीज़ भी हो जाती है, डेट इज कॉल्ड ग्रीन टोबैको सिकनेस। ओके, और ये बेसिकली जब आपकी स्किन निकोटीन एब्जॉर्प्शन करने लगती है तो उससे ये एलिमेंट देखने के लिए मिलता है, ये डिजीज़, ये बीमारी देखने के लिए मिलती है, डेट इज कॉल्ड ग्रीन टोबैको सिकनेस। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो टोबैको के कई सारे प्रकार होते हैं, लाइक ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाइक बीड़ी है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें, च्युइंग या स्टफ, ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हो। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर जो है वो आप कमेंट के अंदर लिखेंगे, गलत नहीं करना है, ठीक है, सही आंसर देना है और जरूर से देना है। इसके बाद आगे बात करते हैं एमएसपी पर मंडी लेवीज को कम करने की बात की है। ओके, तो मंडीज़ हैं वहाँ पर जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए अनाज जाता है। ओके, वहाँ से आपका जो बेसिकली आपकी एफसीआई वगैरह हैं वो परचेज़ करती हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में यहाँ पर बेचती हैं। ओके, तो मंडीज़ पर शुल्क लगाया जाता है, दिस कॉल्ड मंडी लेवी। तो एमएसपी पर जितना भी मंडीज़ जो हैं वो प्रोक्योर कर रही हैं या एफसीआई प्रोक्योर कर रही हैं उसके ऊपर मंडी लेवीज़ को कम करने की बात सरकार ने की है। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है जितने भी ग्रेन सरप्लस स्टेट हैं जहां पर व्हीट चावल अच्छे से उग रहा है उन्हें जो है वो अपनी मंडी फीस सिर्फ 2% या उससे कम रखने की कोशिश करें और जो चार्जेस हैं मंडी फीस के वो कम से कम रखें। चार्जेस कम रहेंगे तो अनाज के दाम यहाँ पर कम होंगे क्योंकि किसानों को भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो पाएगा। करंटली पंजाब हरियाणा है, इन्होंने 6% 4% के हिसाब से मंडी फीस जो है वो लगाई हुई है। ओके, अलग अलग चीज़ों पर है, लाइक मंडी फ़ी है या रूरल डेवलपमेंट सेस के नाम पर है, जो कमीशन एजेंट चार्जेस हैं। ओके, ये सब चीज़ों के चलते टोटल मिलाकर के 6% से 4% के बीच का मंडी फ़ी यहाँ पर बैठती है। सरकार ने कहा इस मंडी फ़ी को 2% यहाँ पर करो, इससे जो है वो आपके बेसिकली हाई लेवीज़ होती हैं ना, तो उससे फूड सब्सिडी बिल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, मार्केट डिस्टोर्ट होता है क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं होता ग्रेन परचेज में, साथ ही साथ वैल्यू चेन भी यहाँ पर हर्ट होती है। तो मंडी फीस जो है वो 2% या उससे कम रखने की बात सरकार ने की है। इसके अलावा ओनियन स्टोरेज के लिए ग्रांड चैलेंज जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इन्होंने बेसिकली एक चैलेंज लॉन्च किया दैट इज कॉल्ड ग्रांड चैलेंज ऑन ओनियन स्टोरेज, और इसमें हम जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर डेवलप करेंगे प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, वैलोराइजेशन के लिए ओनियंस के। तो ओनियंस के स्टोरेज वगैरह के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए ग्रांड चैलेंज यहाँ पर लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टार्टअप्स हैं, कॉरपोरेट हैं, कोई भी जो कि ओनियन के प्राइसेस को कम लाने में मदद करें या डैमेज को कम करने में मदद करें। ओशियन कहाँ से आ गया, ओनियन जो है वो सड़े ना, उससे बचाने के लिए स्टोरेज सिस्टम्स डेवलप करने पड़ते हैं। जब ओनियंस सड़ेंगे नहीं तो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होंगे और उनके प्राइसेस यहाँ पर कम हो जाएंगे। ओके, लेकिन उसके लिए आपको स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। तो कौन ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं वो तैयार कर ले ओनियन के लिए, उसके लिए ग्रांड चैलेंज यहाँ पर तैयार किया गया है। अभी आप देखो कि स्टोरेज वगैरह अगर सही
30 to 40% ओनियन इज रिपोर्टेडली लॉस ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो अभी स्टोरेज सिस्टम अच्छा नहीं है, ओके, और बहुत सारा ओनियन जो है वो वेस्ट भी यहाँ पर हो जाता है। तो जस्ट एक सिंपल पॉइंट है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है उसको याद रखना, और किस लिए है वो पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई मकसद नहीं है, ओके। इन सब के अलावा एग्री टेक के अंदर आपको बता दूं, ये द हिंदू का साइंस एंड टेक पेज हम पढ़ाते हैं, हर संडे को पढ़ाते हैं। ये 3 जुलाई का न्यूज़पेपर है। इसमें देखो कितना अच्छा आर्टिकल यहाँ पर आया है, दैट इज कॉल्ड न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। ये आर्टिकल एग्रीकल्चर का नहीं है, ये आर्टिकल पूरा का पूरा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का आर्टिकल है। टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे एग्रीकल्चर को बेहतर बनाया जा सकता है उसके ऊपर आर्टिकल है। कम से कम 10 मिनट में मैंने ये आर्टिकल ख़त्म किया है। पूरी नाइट्रोजन साइकिल को समझाने के साथ साथ मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स भी कवर कराए हैं कि आखिर कौन कौन से जो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कंटेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल यहाँ पर पढ़ा दिया गया है 3 जुलाई के न्यूज़पेपर में, ऐसे और भी आर्टिकल्स आते रहते हैं, कभी कोई छोटा हो सकता है, यहाँ पर खूब सारे आर्टिकल इस तरीके के आते हैं। तो ये सब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा फोकस करो। द हिंदू का ये साइंस एंड टेक पेज देख लिया करो, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा, लेकिन 1-2 चीज़ें इधर उधर भी होती हैं, उनको भी आपको यहाँ से कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक जगह पर यहाँ पर हो जाएंगी। तो जस्ट ये वाला आर्टिकल मिसिंग है, ये वाला आर्टिकल आपको जो है वो 3 तारीख के इस द हिंदू साइंस एंड टेक से पढ़ लेना है, ओके। और उसको महीने में 4 ही तो वीडियो आती हैं, और वो भी सिर्फ 20-20, 25-25 मिनट की कुल, ओके। तो उनको देख लिया करो हाथों हाथ। उसके बाद आगे चलते हैं, और अपीडा ने यहाँ पर फॉर्मुलेट की है स्ट्रेटजी, ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन को एज अ एग्री एक्सपोर्ट हब यहाँ पर बनाया जा सके। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 8 स्टेट आ जाते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्टाइल सोइल बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, फॉरेस्ट वेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, मैन पावर भी एजुकेटेड है, साथ ही साथ ज्योग्राफिकल स्ट्रेटजिक लोकेशन भी यहाँ पर है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए और चाइना के लिए। यानी बहुत सारे एडवांटेजेस नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज़ के, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के पास यहाँ पर हैं, ओके। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट 2021-22 में लास्ट 6 ईयर्स में लगभग इतनी ग्रोथ यहाँ पर हासिल कर चुका है। पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं, चलता रहेगा। मेजर डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट जो है नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश को जाते हैं, भूटान, मिडिल ईस्ट, यूके और यूरोप को यहाँ से सामान जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जितना भी है रीजन का वो सिर्फ और सिर्फ 1% ही है जो कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है। However, barely 1% of the region's agri output is exported. ओके, जितना भी रीजन में प्रोड्यूस होता है उसका सिर्फ 1% ही यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट हो पा रहा है। लैक है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉन्ग टर्म स्टोरेज की, साथ ही साथ जो है वो आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की अनअवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन एंड एग्रीगेशन इश्यूज़ भी यहाँ पर निकल करके आते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन का पूरा पोटेंशियल हम यहाँ पर नहीं उठा पाए हैं। उसको लेकर के आने की ज़रूरत यहाँ पर है। अपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ने यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिसकी मदद से इन चीज़ों को फैसिलिटेट करेंगे। इन्होंने जो है वो फैसिलिटेट की हैं विजिट्स ऑफ इम्पोर्टर्स, ओके। जो इम्पोर्टर कंट्रीज़ हैं वो आकर के सीधे विज़िट करें, कि फार्मर्स के फील्ड को विज़िट कर सकते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस को देख सकते हैं या प्रोसेसिंग का तरीका देख सकते हैं, जिससे कि वो इम्पोर्ट के लिए बेसिकली अपना मन बना सकें, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर किया है, इन्फॉर्मेशन भी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट अवेयरनेस के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स डिफरेंट पार्ट्स में चलाए जा रहे हैं, और जीआई जो प्रोडक्ट यहाँ पर हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। नेचुरल, ऑर्गेनिक, ये सब अलग अलग पोटेंशियल इनका यहाँ पर है, उसको भी यहाँ पर जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ब्रांडिंग और प्रमोशन भी हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट का, जैसे कीवी वाइन है, ठीक है, उसका भी यहाँ पर जो है वो हम ब्रांडिंग प्रमोशन कर रहे हैं। और बहुत सारे जीआई टैग जो हैं वो भी आपके यहाँ पर हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो अपीडा का आपको पता है कि न्यू दिल्ली बेस्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश की गई थी बाय दिस एक्ट ऑफ 1985, ओके। तो ये सब जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। इसके अलावा बात करते हैं आगे, और आगे लिखा हुआ है कि कर्बिंग डाइवर्जन ऑफ यूरिया टू इंडस्ट्रीज लाइकली टू सेव 6,000 करोड़ सब्सिडी। तो सरकार जो है वो न्यूट्रिएंट सब्सिडी उपलब्ध कराती है, लेकिन वो सब्सिडी का जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सीधा फार्मर्स के खेतों में नहीं जाता,
वो कुछ डाइवर्ट हो जाता है इंडस्ट्रीज़ को, जिससे सरकार को 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार कह रही है कि अगर हम इस डाइवर्जन को रोक लें, इंडस्ट्रीज़ को ये फर्टिलाइज़र ना जाए सब्सिडाइज्ड, तो हम 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बचा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने एक डेडिकेटेड ऑफिसर इसके लिए बनाया है। इस ऑफिसर का नाम है फर्टिलाइजर्स फ्लाइंग स्क्वाड। ये क्या करेगा, ये देखेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा फर्टिलाइज़र का कहीं डाइवर्जन तो नहीं हो रहा। जो सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र है, जो कि सरकार बहुत सस्ते दामों में सिर्फ फार्मर्स के लिए उपलब्ध कराती है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही, या फर्टिलाइज़र्स का सब स्टैंडर्ड तो नहीं मिल रहा। स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र होते हैं, उनका सब स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं हो रहा है, फार्मर्स को अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट, जितना भी एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया है उसका 10 लीटर जो है वो लगभग डाइवर्ट हो जाता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए एवरी ईयर। एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया के अंदर नीम कोटेड यूरिया आ जाता है, जिससे लीकेज को रोकने के लिए चलाया गया था। नीम की कोटिंग कर देते हैं, ओके, और नीम की कोटिंग के बाद जो है वो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, लेकिन कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा इंडस्ट्रीज़ इसको साफ करके अभी भी यूज़ यहाँ पर कर रही हैं, यानी कि इसमें भी इंडस्ट्रीज़ ने अपना फ़ायदा इस तरीके से निकाल लिया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को क्या मज़ा आ रहा है कि हम ये फार्मर्स का जो सब्सिडाइज्ड बेसिकली फर्टिलाइज़र है इसको यूज़ करें, तो इसके पीछे के कुछ रीज़न हैं कि क्यों इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ये वाला फर्टिलाइज़र यहाँ पर चाहती हैं। इसके प्राइसेस बहुत कम हैं। फार्म सेक्टर के लिए फर्टिलाइज़र बहुत सस्ता है, नॉन फार्म पर्पजेस के लिए फर्टिलाइज़र बहुत महंगा है। तो इसके बीच में ह्यूज प्राइस डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से जो फार्म सेक्टर के लिए फर्टिलाइज़र है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है प्लाईवुड इंडस्ट्री में। रेजिन, सिरेमिक, मॉडलिंग पाउडर, केटल फीड है, डेयरी है, या इंडस्ट्रियल माइनिंग एक्सप्लोजिव्स हैं, इन सब में जो है वो इसको यूज़ कर लिया जाता है। तो ये चीज़ मिलेगी। दूसरा, फार्म सेक्टर के लिए फर्टिलाइज़र ज़्यादा अवेलेबल है, जबकि नॉन फार्म सेक्टर के लिए फर्टिलाइज़र उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है वो सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच भी सामने आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो आपका फार्म सेक्टर का फर्टिलाइज़र डाइवर्ट किया जा रहा है नॉन फार्म सेक्टर में और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा अगर आप देखें, ए साइजेबल अमाउंट ऑफ यूरिया इज़ इलीगली एक्सपोर्टेड टू द नाइबरिंग नेशंस लाइक नेपाल और बांग्लादेश में इलीगल तरीके से स्मगलिंग भी हो रही है। इलीगल तरीके से जो है वो उसको एक्सपोर्ट यहाँ से किया जा रहा है, जिसकी वजह से सराउंडिंग रीजन्स में इसकी शॉर्टेज यहाँ पर हो जाती है, और फिर जब शॉर्टेज हो जाएगी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए तो फार्मिंग सेक्टर वाला फर्टिलाइज़र डाइवर्ट किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सरकार ने लॉन्च किया जूट मार्क इंडिया लोगो, और ये बेसिकली जूट प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ आएगा इस तरीके का। अगर किसी जूट प्रोडक्ट के ऊपर ये लोगो लगा हुआ है तो समझ लो उसकी ऑथेंटिसिटी एकदम बरकरार है, 100% प्योर आइटम वो यहाँ पर है। तो हर एक जूट मार्क लेबल उसका अपना एक यूनिक QR कोड भी होगा, जिसको स्कैन करके कस्टमर मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जान पाएगा। साथ ही साथ ये डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा और इसके एक्सपोर्ट को भी मदद करेगा। तो ऐसा ही है, जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है, ऐसे ही जूट सर्टिफिकेशन यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न्यूज़ के अंदर आ गई, और ये न्यूज़ के अंदर इसलिए आई क्योंकि 6 स्टेट थे जिन्होंने PM फसल बीमा योजना से विड्रॉ किया था। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 ने इससे बाहर निकल गए थे स्कीम से, लेकिन आंध्र प्रदेश ने इसको फिर से यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर लिया है, रीजॉइंड इट। अब ये कोई तरीका नहीं कि इसके बारे में हम पूरा पढ़ के बैठे, ये तो आपको पहले से ही पढ़ करके बैठना था पूरा। चाहे आंध्र प्रदेश, अब बस इतना पढ़ना था कि आंध्र प्रदेश ने इसको रीजॉइन कर लिया है, बाकी चीज़ हमारे काम की नहीं थी, क्योंकि वो तो हमने पहले से ही पढ़ के बैठनी थी। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ हम बार बार दे ही देते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई है। साथ ही साथ अब ये स्कीम को वॉलंटरी बना दिया गया, पहले ये मैंडेटरी थी। 2%, 1.5% और 5% के सम पर खरीफ, राबी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए आपको सम देना पड़ता है। बाकी का स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से यहाँ पर डालती हैं। अगर कोई भी डिजास्टर आता है, आपकी क्रॉप खत्म हो जाती है, तो आपको उसके अंदर क्रॉप
क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा जो है, क्लेम जो है वो मिल जाएगा। हाँ, ये सब कुछ नहीं है फसल बीमा योजना के बारे में, इसके अलावा और भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि अपने एग्रीकल्चर के नोट्स थोड़े से उठा करके देखो। अगर आप पर्टिकुलरली किसी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फसल बीमा योजना तो 100% लिखी हुई होगी ही होगी। ओके, तो चलो आगे चलते हैं और फिलहाल देखते हैं कि करंट अफेयर में और क्या न्यूज़ में रहा। ऐसी ही ये खबर है ई नाम पोर्टल के बारे में। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए ई नाम पोर्टल लॉन्च किया गया था और 2016 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसमें आपको मंडीज जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी, कस्टमर्स मिल जाएंगे, बायर सप्लायर जो हैं वो इस पर आकर के प्रोक्योरमेंट यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ई नाम इस तरीके से लॉन्च किया गया था। अब हाल ही में क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, मतलब न्यूज़ में क्यों आया, एक बेसिकली लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, POPs यहाँ पर लॉन्च किया है ई नाम के अंदर में। ये POPs कुछ नहीं है, ये एक स्पेशल तरीके का प्लेटफॉर्म यहाँ पर है जो कि आपका बेसिकली फार्मर्स को फैसिलिटेट करेगा कि वो अपने प्रोड्यूस को स्टेट की बाउंड्रीज के बाहर भी बेच सकते हैं, टू सेल देयर प्रोड्यूस बियॉन्ड देयर स्टेट बाउंड्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर ई नाम यहाँ पर लॉन्च किया, इसका क्या मकसद है। 4 पॉइंट देगा, 1 पॉइंट सही होगा आपको। ये दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ये भी कर देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फैसिलिटेट करेगा फार्मर्स को कि वो अपने प्रोड्यूस को जो है वो स्टेट की बाउंड्री के बाहर भी जो है वो बेच सकें। इससे फार्मर्स की एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी और मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट्स उसको अवेलेबल होंगे, बायर्स सर्विसेज बेहतर हो पाएंगी, ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर बढ़ पाएगी। ई नाम पोर्टल जो है वो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम के द्वारा लीड किया जाता है। ये बेसिकली इस तरीके से वर्क करती हैं। आपको इसका पता होना चाहिए कि ये POP क्या था और ये क्यों लॉन्च किया गया। इसके अलावा बात करें तो यूनियन फर्टिलाइज़र मिनिस्टर ने ये कहा कि हम 2025 तक यूरिया में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। अभी हम यूरिया को बेसिकली रशिया वगैरह से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि यूरिया की फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज और प्राइस डिसरप्शन कितना ज़्यादा हुआ पिछले जब से यूक्रेन वॉर हुई है और ये सब हुआ है। तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होने की ज़रूरत है, उसी के ऊपर बात है। कब तक हो जाएंगे? 2025 तक हो जाएंगे। इस कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र को विकसित करेंगे जिससे कि हम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पर हो सकें। इसके लिए 6 नए कन्वेंशनल यूरिया प्लांट्स बरूनी, सिंदरी ऐसी जगहों पर बनाए जा रहे हैं जिससे कि हम जो है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। इंडिया जो है वो लगभग 35 मिलियन टन के करीब यूरिया को एट प्रेजेंट कंज्यूम करता है और काफ़ी ज़्यादा हम इंपोर्ट भी यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं कि चाइना है, ओमान है, UAE, इजिप्ट, यूक्रेन, इन सब से हम काफ़ी इंपोर्ट भी यहाँ पर करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सब जो इम्पोर्ट प्लांट्स हैं ये सब भी डेवलप किए जाएंगे धीरे धीरे, या हो रहे हैं या हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है वो चल रही हैं। 2025 तक हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे। इसके अलावा बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी की और इन्होंने देखा कि जो फार्म लोन वेवर सरकारें उपलब्ध कराती हैं, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उससे लिमिटेड फार्मर्स को ही बेनिफिट यहाँ पर होता है। इन्होंने कहा कि जितने फार्मर्स को बेनिफिट होना चाहिए उसके सिर्फ 50% फार्मर्स को ही बेनिफिट यहाँ पर होता है। और ये बात यहाँ पर पता चली लगभग 9 स्टेट्स में इस स्टडी को यहाँ पर किया गया। इट आइडेंटिफाइड दैट अगर फार्मर्स के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो लिमिटेड और लो फिजिकल स्पेस टू मीट प्रोमिसेस चेंज इन गवर्नमेंट्स इन सब्सिक्वेंट ईयर एज पॉसिबल रीजन फॉर दिस। इन्होंने बेसिकली यही कहा कि फार्म लोन वेबर इतना ज़्यादा मदद नहीं करता। फार्म लोन वेबर बेसिकली अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ के अंदर नहीं था। यह भी स्टडी SBI ने की है, तो आप इसको थोड़ा सा साइड में रख भी सकते हैं। RBI करता या कोई और बड़ा इंस्टीट्यूशन करता लाइक नाबार्ड वगैरह, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। ओके, तो बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फार्म लोन वेबर इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद यहाँ पर नहीं है। इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स की। इन्होंने ये देखा कि फार्मर की एवरेज इनकम जो है वो 1.3 से 1.7 टाइम्स तक यहाँ पर बढ़ी है ड्यूरिंग द पीरियड 2017-18 से 2021-22। ओके, तो लगभग 1.3 गुना की बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर हुई है।
इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रिजीम है इंक्रीजिंगली अलाइंड विद मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे फार्मर्स को बेटर प्राइसेस अवेलेबल हुए हैं। इन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उससे क्रेडिट मैकेनिज्म फार्मर्स लॉन्च उसका लाभ लेने लगे हैं। फार्मर्स को क्रेडिट की सुविधा यहाँ पर हो गई है किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। इन्होंने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप उनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं अक्रॉस द इंडिया वो 10% के अराउंड यहाँ पर जो है वो हैं, इसको धीरे धीरे और कम लाया जा रहा है। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना कर्जा ज़्यादातर चुका देते हैं थोड़े बहुत को छोड़ करके। ओके, तो ये सब स्टडीज़ जो हैं वो SBI के द्वारा की गई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया है, ये देखेंगे कि MSP प्राइस रिजीम में कोई कमी तो नहीं है या जो कमियां हैं बेसिकली हैं, ओके, उनको कैसे सुधारा जाए। ये भी देखेंगे कि नेचुरल फार्मिंग को कैसे बढ़ाया जाए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को कैसे जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो इन 3 चीज़ों पर फोकस करने के लिए यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो आपके हैं संजय अग्रवाल, इनकी अध्यक्षता में कमेटी जो है वो यहाँ पर गठित की गई है। यही देखेगी जो मैंने आपको बताया कि MSP को और ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है, नेचुरल फार्मिंग को कैसे बढ़ाया जाए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के जरिए फूड सिक्योरिटी कैसे हासिल की जाए। तो एक कमेटी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। कमेटी जो है वो एग्री साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इन सब को कंसिस्ट करेगी। कमेटी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन लीड किसके द्वारा की जाएगी? संजय अग्रवाल जी के द्वारा। फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जो है वो इसको चेयर यहाँ पर करेंगे। स्पेशल फोकस MSP सिस्टम के अंदर होगा, लेकिन हम नेचुरल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर भी फोकस करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो न्यूज़ के अंदर आ गया और यहाँ पर जो है पूरा फैक्ट दिया है आपके नोट्स में पहले से ही, ये पूरी स्लाइड ऐसी ही होनी चाहिए थी। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है वो इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च कर रहा है और एम यही है कि जो इंडिजीनियस बोबाइन ब्रीड्स हैं, काऊ हैं, एनिमल्स हैं, जो दुधारू बेसिकली एनिमल्स यहाँ पर हैं, उनका कंजर्वेशन, उनका डेवलपमेंट करना है, बोबाइन पॉपुलेशन का अपग्रेडेशन करना है और मिल्क प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि इंक्रीज करना है मिल्क प्रोडक्शन को, बोबाइन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। साथ ही साथ आप देखो कि हाई जेनेटिक मेरिट बुल और जो बेसिकली इंसेमिनेशन वगैरह है या ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं वो सब यहाँ पर जो है वो इम्प्रूव करनी है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो सब यहाँ पर जो है वो बढ़ाना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कुल मिला के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए मिल्क प्रोडक्शन को एनहेंस करने की ज़रूरत है। कैटल की हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए और ये भी हमें मिलता रहना चाहिए। खैर ये फैक्चुअल पॉइंट था, इसमें करंट अफेयर का ऐसा ही है। ओके, आगे चलते हैं। और मिलेट्स जो हैं वो न्यूज़ के अंदर आए क्योंकि नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साथ में मिलकर के लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, भूलना नहीं बिल्कुल भी। ओके, इन दोनों ने साथ में मिलकर के लॉन्च किया है मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर मेंटेनिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो ये पूरा बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया कि कैसे हम जो है वो अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपना सकते हैं एशिया अफ्रीका के अंदर में। मिलेट्स के बारे में आपको पता है, कोर्स ग्रेन होते हैं, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 3 मेजर मिलेट क्रॉप्स जो करंटली इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं उसमें ज्वार, बाजरा और रागी आ जाते हैं। इनको इंग्लिश में सोरघम, पीएल मिलेट और फिंगर मिलेट कहा जाता है। मेजर प्रोड्यूसर्स के अंदर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आ जाते हैं। और FAO ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। फैक्चुअल पॉइंट है, नीचे के चारों आपको याद होने चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखना। और मिलेट्स जो हैं वो क्लाइमेट रेजिस्टेंस भी होती हैं। मिलेट्स जो हैं वो वाटर भी कम कंज्यूम करती हैं, उन पर हीट का असर भी कम पड़ता है, गर्मी का असर भी कम पड़ता है। न्यूट्रिशन क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल करने में मदद कर सकती हैं। अनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो मिलेट से ख़त्म हो सकती है। माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, ये सब भी जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। और व्हीट से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, व्हीट राइस को रिप्लेस करके। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स मिलेट्स के बारे में आपकी जुबान पर रटे हुए होने चाहिए। तो आगे दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर में एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है जिसका नाम है NDDB's MRID
लिमिटेड। ओके, तो ये इसका पूरा नाम है। ये हुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है एनडीडीबी की, और वर्क करेगी इस क्षेत्र में, यानी कि मैन्योर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो है वो वर्क करेगी। देखेगी पूरी इंडिया के अंदर जो है वो मैन्योर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। ये अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तरीके पर एस्टेब्लिश की गई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में। और आपको मिलेगा कि ये सेटअप करेगी मैन्योर वैल्यू चेन को, बायोगैस बेस्ड सीएनजी को, एनर्जी जनरेशन को, डेयरी प्लांट्स के लिए, क्योंकि एनडीडीबी के अंदर में बनाई गई है इसलिए डेयरी प्लांट्स पर स्पेशल फोकस रहेगा। तो आपने देखा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने फर्टिलाइज़र के बारे में अलग ऑफिसर जो है वो बनाया। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो ये इनपुट है दैट इज़ कॉल्ड यूरिया, फर्टिलाइज़र और ये सब मैन्योर वगैरह, इन सब के ऊपर फोकस ज़्यादा हो रहा है। मैन्योर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इज़ द प्रोसेस इन विच एनिमल एक्सक्रीजन इज कैप्चर्ड, स्टोर्ड, ट्रीटेड एंड यूज्ड। तो किस तरीके से काम हो रहा है उसको मैन्योर मैनेजमेंट कहा जाता है। मैन्योर जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट है, वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र है। इसमें वेरिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। आपको पता है कि हम गोबर को यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र के रूप में, और वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में। तो मैन्योर मैनेजमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जिससे कि प्रोडक्टिव इकोनॉमिक लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पर बढ़ती है मिल्क एनिमल्स की, साथ ही साथ उनकी मिल्किंग कैपेसिटी वो भी बढ़ती है, और साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन है वो भी यहाँ से कम हो जाते हैं। मैन्योर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स का पोटेंशियल ये है कि बायोगैस लगभग 50% इक्विवेलेंट जनरेट की जा सकती है एलपीजी कंजम्पशन की। ओके, जितना एलपीजी कंजम्पशन अब होता है उसका 50% हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ बायोसिलरी इक्विवेलेंट लगभग 44% इंडिया के एनपीके का हम हासिल कर सकते हैं। ऐसी गोवर्धन स्कीम यहाँ पर चली हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोबर से हम जो है वो मैन्योर के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये सब लॉन्च किया जा रहा है। ऊपर लिखा हुआ है एनडीडीबी एमआरआईडीए और लिमिटेड। ओके, और ये एनडीडीबी के बारे में है, इसको पढ़ लो। इसके बाद वाइट ओनियंस जो हैं वो न्यूज़ के अंदर में आ गए। वाइट ओनियंस अगर आप देखें तो फेमस हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में अलीबाग के जीआई टैग इनको मिला हुआ है, पहले भी कई बार पढ़ाया है। और सिर्फ अलीबाग में यहाँ पर उगते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ किया जाता है। अलग तरीके की जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती हैं। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना वाइट ओनियन न्यूज़ के अंदर में यहाँ पर आए। जीआई टैग के बारे में आपको पता है, गवर्न किया जाता है बाई जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट की डेट याद रखिएगा, पूछी जाती है। और ये जो हैं वो आपको इस तरीके से याद रखना है। ये आपकी इमेज यहाँ पर हो गई। इसके बाद आगे चलें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने 4th ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पर डाला है, कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। तो कॉफ़ी का प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए एक बिल यहाँ पर डाला गया है। बिल जो है वो 80 साल पुराने कॉफ़ी एक्ट ऑफ 1942 को रिप्लेस करने के लिए डाला गया है। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी बोर्ड में उसकी फंक्शनिंग को अच्छा करने की ज़रूरत है, तो पुराना एक्ट उसमें मदद नहीं कर रहा, अब नए एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और सपोर्ट डेवलपमेंट करना है डोमेस्टिक मार्केट का। इसके अलावा 1942 वाला जो एक्ट है उसके अंदर से हमने कॉफ़ी बोर्ड बनाया था जो कि मार्केटिंग को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ लोकल और ग्लोबल मार्केट में कॉफ़ी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो लेकिन अब इसकी फंक्शनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बोर्ड वगैरह को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि 80 साल हो गए, कंट्री में बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो ये एक्ट भी चेंज होना चाहिए। इस बिल के कुछ प्रोविजंस मैंने आपको नीचे यहाँ पर दिए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कॉफ़ी बोर्ड का जो मैंडेट है उसको यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे। सिर्फ इसी चीज़ पर ये बेस ना रह जाए, प्रोडक्शन से लेकर के रिसर्च, एक्सटेंशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रमोशन ऑफ कॉफ़ी, स्किल डेवलपमेंट ऑफ कॉफ़ी ग्रोअर्स, इस तक भी इसके हाथ जो हैं वो फैले हुए होने चाहिए। कॉफ़ी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और प्रमोशन करना है होलिस्टिक तरीके से, साथ ही साथ जो लेबर इसके अंदर लगी हुई है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्लांटेशन को, साथ ही साथ जो यूनिट्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बेहतर करना है। इसके अलावा प्रमोट करना है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, ताकि डॉक्यूमेंटेशन और ये प्रोसीजरल हर्डल जो है ये सब खत्म हो। जो भी यूनिट आपकी कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग मतलब कॉफ़ी प्रोसेसिंग सेक्टर में आना चाहती हैं उनके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन रखो ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में को बढ़ावा मिले। तो कुछ पॉइंट जो हैं वो आपको याद होने चाहिए ये वाले, कि क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्यों रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉफ़ी प्लांटेशन इंडिया में मैंने उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन आपको यहाँ पर दी है। इंडिया जो है वो 80 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में 6ठे नंबर पर आता है। कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगती है, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ पर आ जाते हैं। स्पेशली
वेस्टर्न घाट के जो रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर कॉफ़ी उगती है। ये भी आपको मिल जाएगा कि टेम्परेचर इतना चाहिए और बारिश इतनी चाहिए और क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। तो जो न्यूज़ में आ रहा है कम से कम उसकी तो ये कंडीशंस आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने 11वीं एग्रीकल्चर सेंसस यहाँ पर जो है वो रिलीज़ की 2021-22 की। इससे पहले सेंसस 2015 में रिलीज़ की गई थी। 5-5 साल के गैप पर ये चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं। कोविड की वजह से थोड़ी सी देर हो गई, खैर कोई बात नहीं। तो इंडिया की एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो 1970-71 से यहाँ पर जो है वो कंडक्ट की जा रही है। ओके, स्टेट और यूटीज़ के साथ में मिलकर के हम इसको यहाँ पर लॉन्च करते हैं। हर 5 साल में ये जो है वो कंडक्ट की जाती है। मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलता है, मतलब इसके अंदर से हमें पता चलता है बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में। हमें पता चलता है कि किस किसान के पास कितनी लैंड होल्डिंग साइज़ है, ठीक है, साइज़ पता चलता है। साथ ही साथ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चलता है। लैंड यूज़ के स्टेटिक्स मिलते हैं, टीनेंसी हैं, क्रॉपिंग पैटर्न है, सबके बारे में जानकारी इस सेंसस के ज़रिए यहाँ पर मिलती है। सेंसस इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी सारा डाटा उपलब्ध कराता है कि हमें कैसे पॉलिसी मेजर्स लेने हैं और किस तरीके से वर्क यहाँ पर करना है। ड्यूरिंग द 11th सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा स्मार्टफोन्स के ज़रिए। तो इस बार जो डाटा है एग्रीकल्चर सेंसस का वो टैबलेट और स्मार्टफोन के ज़रिए जो है वो कंडक्ट किया गया। तो एक्यूरेट और फास्टर तरीके से काम यहाँ पर हो पाएगा। मोस्ट स्टेट जो हैं वो डिजिटाइज तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स को यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। तो वो सब डाटा एग्रीकल्चर सेंसस के डाटा में हेल्पफुल यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से 11वीं जो एग्रीकल्चर सेंसस है उसका डाटा रिलीज़ किया जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर लॉन्च हो रही है। आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में। जितने पॉइंट बताए उतने आप याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। वहाँ पर सारा वर्क अभी पेपर बेस्ड होता है, अभी कंप्यूटर की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो कैबिनेट ने लगभग 63,000 के करीब जो PACS हैं उनमें बजटरी आउटले दिया है 2516 करोड़ रुपए का। 5 साल में कंप्यूटराइजेशन इनको यहाँ पर किया जाएगा। एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर इनको लाएंगे नेशनल लेवल के, और डे टू डे बिजनेस जो है उसको कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम के जरिए कंप्यूटराइज किया जाएगा। बेनिफिट क्या होंगे भाई? इंक्रीज होगी उनकी इफिशियंसी, पेपर से वो सीधे के सीधे कंप्यूटर पर आ जाएंगे। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी। इसमें हर एक PACs को 4 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। 1-2 कंप्यूटर खरीदो, अपने आप को डिजिटाइज करो और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर से लिंक यहाँ पर हो जाओ। इससे 13 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट भी यहाँ पर होगा। याद रखना, ज़्यादा खास नहीं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, न्यूज़ में आया। इसके अलावा ONDC और नाबार्ड ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया द ग्रांड हैकाथन, जिससे प्रमोट किया जाएगा ई-कॉमर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में। मुझे लगता है ये न्यूज़ मैं पिछली बार भी पढ़ा चुका हूँ। तो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने 3 दिन का ग्रांड हैकाथन यहाँ पर लॉन्च किया। ये नहीं थी, वो कुछ और थी, ठीक है। तो ग्रांड हैकाथन 3 दिन का यहाँ पर लॉन्च किया और महाराष्ट्र मुंबई में ये काम किया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया बाई ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, साथ में नाबार्ड के द्वारा साथ में मिलकर के इसको लॉन्च किया गया। ओके, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड का, क्योंकि इसमें नाबार्ड इन्वॉल्व है इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। ओके, तो ग्रांड हैकाथन जो है वो उसको 2 तरीके की कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा गया है, मतलब 2 तरीके के चैलेंज होंगे। आप देख सकते हो, एक ये रहा इमेज के अंदर। ओके, तो पहला चैलेंज है एग्री ग्रांट चैलेंज और दूसरा चैलेंज है एग्री इनोवेशन हैकाथन। इन दोनों में कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ई-कॉमर्स को बढ़ावा दें, कैसे एडोप्ट करे जाएं, उसके नए नए आइडियाज़ यहाँ से निकल करके आएंगे। तो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनका एक ओपन नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मंडीज, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर्स, स्मॉल रिटेलर्स सभी को फ़ायदा यहाँ से हो। इसके अलावा जो फॉर्मर बिहार के मिनिस्टर थे, वेटरन सोशलिस्ट थे, लीडर थे नरेंद्र सिंह, उनकी डेथ यहाँ पर हो गई, वो गुजर गए। ओके, तो ये जो है वो आपको मिलेगा कि बिहार में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में इन्होंने जो है वो 2014 तक वर्क किया। ओके, नीतीश कुमार जी की कैबिनेट के अंदर में, और 75 साल की आयु में इनकी जो है वो डेथ हो गई। इसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने इनोग्रेट किया फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट एंड अवार्ड 2022 के। 6 जुलाई 2022 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने पहला इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 इसको यहाँ पर इनोग्रेट किया। न्यू दिल्ली में ये हुआ और इसमें बताया जाएगा कैसे आयुर्वेद का यूज़ एनिमल की हेल्थ को बेटर करने में किया जा सकता है, बेहतर करने में किया जा सकता है। समिट जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि एनिमल की हेल्थ सही होना कितना ज़रूरी है। इससे
फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तो हासिल होती है, रूरल इनकम भी यहाँ पर बढ़ती है और प्रोस्पेरिटी भी आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो हाई डिमांड है ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके, और उसके लिए ये जो इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 है ये ऑर्गेनाइज की गई, स्पेशली किसके द्वारा? इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। इन दोनों ने साथ में मिलकर के इस इंडिया एनिमल हेल्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया, जिसको इनॉग्रेट करने का काम पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया। इसके अलावा एसबीआई ने पार्टनरशिप की है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है समुन्नति, ठीक है, ये बेसिकली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ओके। इनके साथ में इन्होंने मिलकर के इसका लोगो यहाँ पर दिया है कि एफपीओ जो है उनको फाइनेंस करेंगे, उनको पैसा देंगे ताकि वो अच्छा यहाँ पर कर सके। लगभग 100 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने का यहाँ पर जो है वो मन बनाया है। किसने किया है? एसबीआई ने। किसके साथ किया है? तो समुन्नति के साथ में इसको यहाँ पर किया है। ये एग्री फाइनेंस कंपनी है और एफपीओ में उनको बेहतर करने के लिए काम किया गया है। इसके अलावा जो अजय देवगन हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। किसके द्वारा? इंसेक्टिसाइड इंडिया के द्वारा। इंसेक्टिसाइड इंडिया ने अजय देवगन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर जो है वो अपॉइंट किया है। तो ये याद रखना कि अजय देवगन एज अ ब्रांड एम्बेसडर ये स्प्रेड करेंगे मैसेज को कि कैसे एग्रोकेमिकल का यूज़ कम से कम किया जाए या जुडिशियस तरीके से यूज़ किया जाए, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना किया जाए। तो जो लोग इनसे प्रभावित हैं वो इसमें यहाँ पर जो है वो फार्मर्स में अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ेगी। तो आप समझते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा जो मिलमाज एर्नाकुलम डेयरी, ये पूरी डेयरी है और ये जो है वो इंडिया की फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड प्लांट से चलने वाली डेयरी यहाँ पर बन गई है, ओके। तो ये जो है आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपका ये काम हुआ, केरल बेस्ड ये इंडस्ट्री यहाँ पर हो गई, ओके, डेयरी हो गई। और ये पूरी तरीके से आपकी कह सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट से यहाँ पर जो है वो चल रही है। बाकी देखो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा था, ओके, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलरली नोन एज द मिलमाज इंडस्ट्री, एर्नाकुलम इंडस्ट्री, ओके। और ये सब यहाँ पर आप इतना ध्यान में रखो कि ये एक इंडस्ट्री थी, ये सब यहाँ पर आई। और ये जो है वो पहली फर्स्ट फुल्ली जो है वो सोलर पावर डेयरी प्लांट यहाँ पर बन गई है और लगभग 11 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर लगे। तो बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इंडिया की पहली इंडस्ट्री है, केरल के अंदर है, नाम क्या है ये। उसके बाद आगे चलें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और साथ में मिलकर के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो है वो IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंटर में जो एक्टिविटीज़ हैं उसका फेज़ 2 यहाँ पर लागू किया जाएगा। बेसिकली है क्या, अभी समझाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ने IRAI के साथ में मिलकर के MOA साइन किया है ताकि फेज़ 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पर लागू की जा सकें साउथ एशिया रीजनल सेंटर की, ताकि फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी साउथ एशियन रीजन में बढ़ सके। तो अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है और उसके साथ में हमारा जो ये IRRI है, ये साथ में मिलकर के साउथ एशियन रीजन में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल करने के लिए 2017 से ही कदम बढ़ा रहे हैं। 2017 में हमने इसको लॉन्च किया था, इसका फेज़ 1 2017 से 2022 के लिए लॉन्च किया और 5 साल में हमने साउथ एशिया में फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश की। अब इसका फेज़ 2 यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसमें हम और ज़्यादा इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ाएंगे। बायो फोर्टिफाइड राइस हैं, हाई यील्डिंग स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज़ हैं, हाई जिंक और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस हैं। इन सब को हम जो है वो साउथ एशिया के रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके प्रोडक्शन को साउथ एशिया में बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से दोनों मिलकर के साउथ एशिया के अंदर में इस काम को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। तो सेकंड फेज़ के अंदर एक्टिविटीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ाएंगी, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच को इसके अंदर अपनाया जाएगा और नई टेक्नोलॉजीज़ को लगा करके अगले 5 सालों के अंदर फिर से काम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। जो गैप्स रह गए हैं उनको फुलफ़िल किया जाएगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर ने सिक्किम के साथ साइन किया है एग्रीमेंट और कहा है कि हम जो है वो सैफरॉन की और अदर क्रॉप्स की कल्टीवेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो सिक्किम हमारी उसके अंदर मदद यहाँ पर करेंगे, ओके। तो ये कोलैबोरेशन आपको मिला और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में ये कोलैबोरेशन यहाँ पर किया गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान 2015 में चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, ओके।
तो इसमें बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम यही करने वाले थे कि हम जो है वो कल्चर, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस की जो नॉलेज है उसकी शेयरिंग की बात करते हैं बिटवीन द स्टेट, और नॉट ओनली स्टेट, बिटवीन द नेशंस, अगर दूसरा नेशन इस बात को समझ ले तो ओके। क्योंकि इंडिया के अंदर स्टेट तो इस बात को समझ चुके होंगे, लेकिन बाकी के नेशन समझे या नहीं समझे वो तो हमें कोविड में नज़र आ गया। कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं था ओके। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में। ये MOU साइन हुआ है, जस्ट एक सिंपल पॉइंट है, इसको याद रखो। इसके अलावा एग्री टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है नर्चर डॉट फार्म्स ओके। इसने SBI जनरल इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरी के साथ MOU साइन किया है, और इंश्योरेंस सॉल्यूशंस फार्मर्स को अवेलेबल होंगे। लगभग 1.9 मिलियन फार्मर्स को लाभ होगा। ये दोबारा पढ़ने वाली न्यूज़ नहीं होती हैं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। इनको दोबारा मत पढ़ना, बस एक बार पढ़ के न्यूज़ में निकाल दो। ये ना भी याद रहें तो भी चलेगा, और एग्ज़ाम में बहुत ही माइन्यूट चांस है, लगभग 1% से या उससे भी कम कि पूछा जाए। उसके अलावा ICAR ने अपना 94th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, और उसी के साथ कुछ अवार्ड्स जो हैं वो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए। तो मैंने पिछली बार आप देखोगे तो मैंने 93rd फाउंडेशन डे पढ़ाया था, इस बार 94th फाउंडेशन डे पढ़ लो। तो इस समय डायरेक्टर जनरल त्रिलोचन मोहपात्रा जी हैं। 16 जुलाई 1929 को ये बना था। हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर में यहाँ पर है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो कि ICAR के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, इसी को ही सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड जो है वो दिया गया है ओके। तो ये अवार्ड जो है वो इसने हासिल किया, और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट 1976 में हैदराबाद में सेटअप किया गया था। एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसको ये अवार्ड मिला। ICAR के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसमें से बेस्ट इंस्टीट्यूशन का अवार्ड जो है वो इस सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर दिया गया जो हैदराबाद में बनाया गया था। इसको अगर आप देखें तो इतना सब कैश वगैरह यहाँ पर दिया गया, इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा निगाह में निकाल लीजिएगा कि कितना कैश दिया गया। ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। बाकी 94वां फाउंडेशन डे था तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर वही एक छोटे बहुत MOU यहाँ पर आपको मिलेगा, और बजाज हेल्थ केयर पहली प्राइवेट एंटिटी बन गई है जो कि ओपियम प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, जो बेसिकली ओपियम प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा रेगुलेट है क्योंकि उसमें घपला भी हो सकता है। घपला मतलब कि उसमें ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ज़्यादा होती रहती है। तो पहली प्राइवेट एंटिटी बनी है बजाज हेल्थ केयर जो कि ओपियम प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से ये आपको जो है वो बजाज वाली जो ये आपका एंटिटी है, ये पहली प्राइवेट एंटिटी यहाँ पर बनी जो कि इस फील्ड में एंटर यहाँ पर करिए। आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ केयर का इससे क्या लेना, तो ओपियम जो है वो बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के रूप में पेन मेडिकेशन और कफ सिरप में इस्तेमाल होता है, जिससे कि बेसिकली हेल्थ केयर प्रोडक्ट को बेहतर किया जाए। एक्टिव तरीके के फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए यूज़ होते हैं ये एल्केलॉइड्स जो कि ओपियम से ड्राइव यहाँ पर होते हैं। तो पहली प्राइवेट कंपनी बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड यहाँ पर बनी है। इसके अलावा इंडिया और मलेशियन की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने MOU यहाँ पर साइन किया है पाम ऑयल के लिए, और ये MOU इसलिए हैं ताकि पाम ऑयल इंडस्ट्री को इंडिया और मलेशिया के बीच में बेहतर किया जा सके, पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और इंडियन कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाए कि न्यूट्रिशन और हेल्थ बेनिफिट पाम ऑयल के बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको इसका ओवरऑल कह सकते हैं कि पाम ऑयल की अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रोडक्शन, उन सबको बढ़ावा देने के लिए इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के साथ में MOU साइन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पाम ऑयल में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं हम। तो भाई ये हो गई आपकी जो है वो पूरी एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स कंप्लीट। इतने करंट अफेयर निकले, हो सकता है एक आधा मिस हो गया हो, लेकिन वो गारंटी ये बात की है कि वो एक आधा ऐसा होगा जैसा कि ये MOU नन्हे छोटे मोटे से यहाँ पर दिखाए लाइक दिस। ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी अपना मीडियम या बड़े साइज का जो भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पूछा जा सकने वाला वो मिस नहीं हुआ होगा ओके। तो इस चीज़ की गारंटी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट में लिखिए, और क्वेश्चन पूछे गए बीच में इनका जवाब भी दीजिए। साथ में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दो, शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है। और चलो वीडियो बंद करते हैं, पेपर अच्छा जाएगा आपका, अभी तो है 1-1.5 महीना, ठीक है। तैयारी वैयारी करते रहो। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।